चलो देखो, नोट हो गया सभी का? सिद्धि नोट हो गया? सिद्धि नाम है ना? क्या नाम है? श्रेया? क्या नाम है? साक्षी। अच्छा, चलो बात करते हैं। चालू है ना? ठीक है। क्या बोल रहे हैं? बात करते हैं अडेप्टेशन की। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मेजर एबायोटिक फैक्टर्स और किस तरह से ऑर्गेनिजम्स एबायोटिक फैक्टर्स की तरफ क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से अडेप्टेशन होता है ना? किस तरह से अडेप्टेशन होता है, किस तरह से ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट करते हैं उस हार्श और एक्सट्रीम कंडीशंस को। किस तरह से ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस को। जैसे एक एक्सट्रीम कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक्सट्रीम कंडीशन क्या है? डेजर्ट। डेजर्ट एक एक्सट्रीम कंडीशन है। तो प्लांट्स किस तरह से उसको अडेप्ट करेंगे वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लांट्स किस तरह से अडेप्ट करेंगे वो हम बात कर रहे हैं कि डेजर्ट कंडीशन में प्लांट्स कैसे अडेप्ट होंगे। पहली बात, वहां पर आप देखोगे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सनलाइट बहुत ज़्यादा मिल रही है ना? अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सनलाइट बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो इसका मतलब वहां पर वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो वी हैव टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। हमें कुछ ना कुछ करके क्या करना पड़ेगा? वाटर लॉस को प्रिवेंट करना पड़ेगा। और वाटर लॉस प्लांट में होता किसकी मदद से है? वाटर लॉस जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। वाटर लॉस जो प्लांट्स में होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो वी हैव टू प्रिवेंट वाटर लॉस, वी हैव टू प्रिवेंट द ट्रांसपीरेशन। हमें ट्रांसपीरेशन को रोकना पड़ेगा। ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए, अब ट्रांसपीरेशन होता कहां से? स्टोमेटा से। वाटर का जो लॉस होता है, इवेपोरेशन जो होता है, वो लीव्स के स्टोमेटा से होता है, क्योंकि स्टोमेटा लीव्स में प्रेजेंट होता है। अब मैंने क्या किया? मॉर्फोलॉजिकली इवोल्यूशन। कैसा इवोल्यूशन हुआ? ऐसा इवोल्यूशन हुआ कि वो स्टोमेटा जो है वो लीव्स, अगर ये है, मान लो कि ये लीफ की अपर सरफेस है, यहीं पे पहले स्टोमेटा होता था, इतने इतने पे ही। ठीक है, वैसे तो लोअर सरफेस पे होता है ज्यादातर स्टोमेटा, मैं बोल रहा हूँ चलो यहीं पर स्टोमेटा था। लेकिन उसने क्या कर दिया? लीफ को थोड़ा सा थिक बना दिया। चौड़ाई की बात कर रहा हूं मैं लीफ के। ठीक है, लीफ को आप ऐसे देख रहे हो, ठीक है? तो लीफ को थोड़ा सा थिक कर दिया, उसकी थिकनेस बढ़ा दी। समझ गए बात क्या कह रहा हूं मैं? लीफ की थोड़ी सी इसने क्या कर दी? थिकनेस बढ़ा दी। अब लीफ की अगर थिकनेस बढ़ा दी और स्टोमेटा को डीप डाउन कर दिया, पहले जहां यहां सरफेस पे स्टोमेटा मिलता था और इजीली इवेपोरेट हो रहा था सारा वाटर, अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहां पर आप देखेंगे कि स्टोमेटा इज संकन, डीप संकन स्टोमेटा। समझ आया? एक और नया पाथवे चलाएंगे, दैट इज टू प्रिवेंट द फोटो रेस्पिरेशन, जिसको कैम पाथवे बोलते हैं, जिसको आप पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, है ना? क्रस्लेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अभी इसको रोको, इसको हम लोग पढ़ते हैं कब? बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा? फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे, 11th क्लास का चैप्टर। ठीक है, पढ़ा होगा ना फोटोसिंथेसिस चैप्टर, तो उसमें पढ़ते हैं। तो इन्होंने पहला अडेप्टेशन क्या किया? अपनी क्यूटिकल को थिक कर लिया। कैसे क्यूटिकल को? कोई एग्जांपल बताएं अगर जिसमें क्यूटिकल थिक हो जाता है। एलोवेरा देखा होगा आप लोगों ने, कैक्टस देखा होगा आप लोगों ने। क्या कैक्टस में क्यूटिकल थिक हो जाता है? लीफ थोड़ी सी थिक क्यूटिकल वाली हो जाती है। या फिर एलोवेरा भी अगर आप देखो तो वैसा ही है कि नहीं है? अजवाइन का अगर आपने वो देखा है, अजवाइन का अगर पेड़ होता है, पौधा होता है, प्लांट होता है, उसमें भी थिक क्यूटिकल होती है। थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा। ठीक है, और क्या होगा? लीव्स आर रिड्यूस्ड, लीव्स आर रिड्यूस्ड एंड लीव्स आर रिड्यूस्ड इनटू स्पाइंस। लीफ जो है वो क्या हो चुके हैं? अब कांटों में तब्दील हो चुके हैं। तो फिर फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है स्टेम्स में, है ना? जो आपको दिखाई देता है, फॉर एग्जाम्पल एलोवेरा, एलोवेरा में लीफ पार्ट जो दिख रहा है वो लीफ नहीं है, वो उसका क्या है? स्टेम है। वो क्या है? उसका स्टेम। तो जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो लीफ में नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहाँ हो रहा है? स्टेम में। फिर लीफ कहाँ है उसका? लीफ जो है वो मॉडिफाई होके क्या बन चुका है? स्पाइंस, कांटे बन चुके हैं। समझ आया? तो ये डेजर्ट प्लांट का अडेप्टेशन है।
आगे बात करें तो आपको ये पता चला 3 पॉइंट्स में कि किस तरह से प्लांट्स डेजर्ट कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट करते हैं ताकि उस हार्श एक्सट्रीम कंडीशन में जहां सनलाइट बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहां कैसे सर्वाइव कर सके। समझ आया? अब वो तो ठीक है, डेजर्ट में प्लांट्स ने अपने आप को अडेप्ट किया। डेजर्ट में, डेजर्ट कंडीशन में एनिमल्स किस तरह से अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, डेजर्ट कंडीशन में एनिमल्स किस तरह से अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, डेजर्ट कंडीशन में एनिमल्स किस तरह से अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डेजर्ट कंडीशन में एक एनिमल का एग्जांपल लेकर हमने देखा, दैट इज कंगारू रैट। क्या एग्जांपल है? कंगारू रैट। तो कंगारू रैट एक तरह का रैट है जो समवेयर मॉर्फोलॉजिकली जो दिख रहा है वो कंगारू की तरह दिख रहा है, इसलिए कंगारू रैट में ऑस्ट्रेलिया में बहुत मिल रहे हैं। ठीक है, और आप देखो डेजर्ट कंडीशन में मिलते हैं, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स में मिलेंगे। तो बोल रहा है अडेप्टेशन इन कंगारू रैट, डेजर्ट में इन कंगारू रैट, जो कि क्या कंगारू है क्या ये? नहीं, क्या है ये? एक तरह का रैट, चूहा है एक तरह का जो डेजर्ट में मिलता है। ठीक है, इसका नाम है बस कंगारू रैट। ठीक है, अब इसने किस तरह से डेजर्ट में अडेप्ट किया है? ठीक है, अब डेजर्ट में वही कंडीशन होगी, सनलाइट बहुत ज्यादा होगी तो ये बरो हो जाते हैं जमीन के नीचे, रेत के नीचे, और वहां पे सनलाइट बहुत ज्यादा होगी, पानी की कमी होगी। अगर वहां पर पानी की कमी है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, पानी की कमी, पानी की जब कमी है वहां पर तो वो वाटर रिक्वायरमेंट को कम फुलफिल करने के लिए जो अपना यूरिन है, ठीक है, यूरिन को सॉलिडिफाई कर रहे हैं। यानी कि वो अगर एक बार साल में पानी पी लेगा तो पूरे साल चलेगा उसका। क्यों? क्योंकि ये वाटर लॉस ही नहीं करने दे रहा है अपनी बॉडी। वाटर लॉस होता है ना यूरिन के फॉर्म में, तो वाटर लॉस ही नहीं करेगा, अपना यूरिन क्या कर देगा, ये सॉलिडिफाई कर देगा। ठीक है, तो वाटर लॉस हुआ नहीं, पहला तो इसने वाटर लॉस प्रिवेंट किया। दूसरा, उसकी बॉडी में जो फैट है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा मेटाबॉलिज्म चला रहा है अपनी बॉडी में जिसमें जब वो फैट का इंटरनल ऑक्सीडेशन करेगा तो उससे उसे वाटर मिलेगा और वो वाटर का डेली रिक्वायरमेंट के लिए वो यूज कर रहा है। तो ज्यादा पानी की इसे जरूरत ही नहीं है। देखो, मीटिंग वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, और इसने क्या कर दिया, सॉलिडिफाई कर दिया अपने यूरिन को। ये दो चीजें की उसने। समझ आया? एंड दैट्स हाउ अडेप्टेड कंगारू रैट इन डेजर्ट कंडीशन। समझ आया? तो आपको पता चला प्लांट्स किस तरह से अडेप्ट करते हैं, आपको पता चला एनिमल्स किस तरह से अडेप्ट करते हैं। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं लेकिन अपना कंगारू रैट तक रखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं एक्वेटिक मैमल्स। एक्वेटिक मैमल्स जैसे कि सील्स, है ना, एक्वेटिक मैमल्स जो बहुत ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो जैसे आर्कटिक वगैरह जगहों पर बहुत सील वगैरह मिलेंगे आपको। तो बहुत ठंडे प्रदेश जहाँ पर जमा हुआ है पानी, जो है वो बहुत जमा हुआ है, ग्लेशियर्स मिल रहे हैं जहाँ पे आपको, वहाँ पे सील मिलते हैं। अब सील इतने ठंडे टेम्परेचर में भी, माइनस तक का टेम्परेचर जो रेगुलर है, वहाँ कैसे सर्वाइव कर गया है सील? तो उसके पीछे कहानी ये है, उसके पीछे ये कहानी है कि भाई जो सील है उनकी जो लेयर होती है ना, उनकी जो स्किन की जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, मोटी चमड़ी वाले होते हैं ये। समझ रहे हो? इनकी जो लेयर होती है स्किन की, इट दे हैव अ लेयर ऑफ फैट, एक लेयर ऑफ फैट। और आपको पता है ये एक फैट जो है ये एक तरह का इंसुलेटर का काम करता है। तो हीट के लिए ये इंसुलेटेड है, इंसुलेटर का काम कर रहा है, मतलब बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाएगी और बाहर की जो सर्दी है वो अंदर नहीं आ पाएगी। यही तो आप सर्दियों में हम जैकेट वैकेट पहनते हैं, क्या करने के लिए? इंसुलेशन बनाने के लिए ना। समझ आया? दो चीजें होती है ना, कंडक्टर और इंसुलेटर, ये सब तो पता है तुम लोगों को। कंडक्टर जो हीट को कंडक्ट कर दे, इंसुलेटर जो, ठीक है, जो हीट को कंडक्ट ना करे। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी वाला भी होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होता है, जो कंडक्ट कर दे हीट को, है ना। और इंसुलेटर, ये शायद कौन सी क्लास में है ये, 8वीं 9वीं में पढ़ाते हैं ये। इंसुलेटर जो कंडक्ट ना करे, जैसे लकड़ी क्या है, इंसुलेटर है ना। जब कोई बिजली लग जाती है किसी को तो बोलते हैं कि ऐसे डायरेक्ट ही नहीं,
उसको हटाना है, आपको क्या करना है, कोई लकड़ी का डंडा लेकर आओ और उसको हटाओ या मारो उसको, जो भी है ना। तो यही कह रहा है कि एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील्स या फिर पेंगुइन्स, पहला एक रीजन मैंने आपको बताया था कि वो अपनी बॉडी से हीट लॉस कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं, बाय इवोल्यूशन। कैसा इवोल्यूशन है उनका, बाय शॉर्टनिंग देयर लिम्स, जो उनका लिम्स है, लिम्स का साइज उनका छोटा हो गया, जिससे सरफेस एरिया क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। अब सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया है तो हीट लॉस कम होगा, पहला तो वो था। और दूसरा यहाँ पर अडेप्टेशन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इवोल्यूशन जानबूझ के तो नहीं किया ना, वो तो हो गया इवोल्यूशन, वो तो जनरेशन। इनका क्या है, आप देखो यहाँ पर एक्वेटिक मैमल्स, इन्होंने इवोल्यूशन एक और किया कि क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी के बाहर एक लेयर ऑफ फैट होती है इनकी, ब्लबर बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, ब्लबर की लेयर होती है फैट की, दैट एक्ट एज एन इंसुलेटर। समझ आया। तो 3 अडेप्टेशन हमने देखे, डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट एनिमल कंगारू रैट, और एक ठंडे प्रदेश कोल्ड एनिमल। डेजर्ट लिजार्ड, डेजर्ट में ही लिजार्ड जो होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा की हुई है हमने, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जो डेजर्ट में जो लिजार्ड पाए जाते हैं, दे बास्क इन द सन, ये बिहेवियरल इनका अडेप्टेशन है, ठीक है, ये बिहेवियरल अडेप्टेशन है इनका। ये लोग क्या करते हैं, दे बास्क इन द सन, मतलब जब सनलाइट होगी तो सनलाइट की प्रेजेंस में दिन में ये क्या करेंगे, दिन में ये एक तरह से चार्ज होंगे, ऐसे समझो, हीट लेंगे, है ना, और बरो हो जाएंगे कहाँ पे, जमीन के नीचे। लेकिन फिर जब सर्दियाँ आएंगी, सॉरी जब रात आएगी, तो रात में टेम्परेचर जब माइनस में चला जाएगा, तब ये क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, निशाचर पशु हैं, शिकार वगैरह के लिए निकलेंगे, ठीक है, और इनको दोबारा से हीट गेन वहीं उसी सुबह वाले टेम्परेचर से मिलेगी। डेजर्ट लैट मैनेज देयर बॉडी टेम्परेचर बाय बिहेवियरल मीन्स, दिन और रात वाला सिस्टम है इनका, बिहेवियर से चेंज किया है इन्होंने। ये वाला जो तो क्या था इनका, मॉर्फोलॉजिकल, ये क्या है इसका, मॉर्फोलॉजिकल, ये क्या है, फिजियोलॉजिकल, और ये क्या है, बिहेवियरल। तो 3 तरह का अडेप्टेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। एक है आपका मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। दूसरा है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, फिजियोलॉजी मतलब बॉडी फंक्शन, की बॉडी फंक्शन ही कुछ इस तरह से कर रही है। तीसरा है बिहेवियरल, ठीक है, 3 तरह का अडेप्टेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। देन वी आर कमिंग टू द टॉपिक कॉल्ड ऑल्टीट्यूड सिकनेस। ऑल्टीट्यूड सिकनेस का क्या मतलब है, आप एक अच्छी खासी हाइट पे जब आप जाओ, ऐसे छोटी मोटी हाइट की, जब पहाड़ों में जाते हैं, ठीक है, कभी ऐसे रोहतांग, मनाली, लद्दाख उस साइड कभी निकल गए, तो वहाँ पे हाइट जो है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, सी लेवल से तो बहुत ही हाइट है वो, है ना, सी लेवल से तो बहुत ज़्यादा हाइट पे है वो। अब जैसे जैसे सी लेवल से ज़्यादा हाइट पे जाने लगते हो, ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर क्या होने लगता है, कम होने लग जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो ऑक्सीजन का अमाउंट, उस हवा पतली होने लगती है, बोलते हैं ऐसा, मतलब पतली होने का मतलब है कि वहां पर ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो क्या है, कम हो गया है। जब ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है ना, अचानक से आपको ये प्रभाव पड़ता है, और जब गाड़ी में आप जा रहे होते हो और आपको अचानक से लगता है, तो आपको एक चीज फील होती है, आपको ना घबराहट होने लग जाएगी कार में, जब आप पहली बार जाओगे ना कभी हाइट पे जाना, ठीक है, तब आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा घबराहट होने लगेगी, और हार्ट जो है वो पैल्पिटेट करने लग जाएगा, पैल्पिटेशन होने लग जाएगी उसमें, मतलब हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाएगी, नोजिया, उल्टी जैसा मन होने लग जाएगा, नोजिया, जी मिचलाना, ठीक है, और हार्ट पैल्पिटेशन, और आपकी बॉडी जो है वो थकी थकी सी लगेगी विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो आप देखो 3-4 सिम्टम्स ही अपने आप होने लग गए, क्यों, क्योंकि आप हाइट पर चले गए हो। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन की कमी थी, बॉडी ऑक्सीजन का कमी था एटमॉस्फेयर में। समझ आया, ऑक्सीजन की कमी थी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया हाइट में जाने की वजह से, जिसकी वजह से आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिले, नोजिया, फटीग और ऑल्टीट्यूड सिकनेस। नोजिया, फटीग, फटीग मतलब समझ आया, थकान, थका हुआ। नोजिया मतलब क्या है, जी मिचलाना या फिर उल्टी जैसा मन होना, ठीक है। हार्ट पैल्पिटेशन मतलब एबनॉर्मल हार्ट बीट, ये समझ आया। ये सब सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको, इसको कंट्रोल्ड, इसको टोटल हम क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड सिकनेस। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट में जाने की वजह से सिकनेस का होना, उसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड सिकनेस। समझ आया। अब ऐसा ऐसा नहीं है कि आप हाइट में जाओगे तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। हाइट में
कुछ समय के लिए ऐसा रहेगा, उसके बाद चीजें अपने आप नॉर्मल होती रहेंगी। कैसे अपने आप नॉर्मल होती रहेंगी? नॉर्मल ऐसे होती रहेंगी कि ज्यादा टाइम के लिए, आधा घंटा समथिंग ऐसा रहेगा, उसके बाद आपकी जर्नी स्मूथ चलेगी। तो आपकी बॉडी ने उस कंडीशन को कोप अप किया वापस से। कैसे? वापस बैक टू नॉर्मल आ गया, बिना कोई मेडिसिन के, बिना कोई मेडिकेशन के। कैसे? आपकी बॉडी ने क्या किया? आरबीसी का प्रोडक्ट, आपकी बॉडी को पता चला कि भाई यहाँ तो ऑक्सीजन की कमी है, तो आपकी बॉडी तुरंत क्या कर देगी? आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देगी ज्यादा, क्योंकि आरबीसी ही ट्रांसपोर्ट करता है ना ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आरबीसी का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा देगी ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले जाया जा सके बॉडी टिश्यूज तक। तो बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलेगा तो वो फटीग नहीं होंगी, नौसिया वाली फील नहीं होगी। दूसरा, वो क्या करेगा? ब्रीदिंग रेट बढ़ा, आप जल्दी जल्दी थोड़ा सांस लेने लगोगे, आपका ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। समझ आया? ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। और पहला क्या बताया, किस तरह से कोप अप होगा? पहला बोलो, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। दूसरा, हाँ, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। ये दोनों बातें सबको समझ आ जाती हैं। तीसरी बात जो है वो दिक्कत देगी। देखो, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी विद ऑक्सीजन बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? हीमोग्लोबिन ज्यादा, बाइंडिंग एफिनिटी तो समझ गए आप, हीमोग्लोबिन की बाइंड करने की जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के साथ बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? अगर ऑक्सीजन कम है तो हीमोग्लोबिन ज्यादा बाइंड होना चाहिए ऑक्सीजन से या कम बाइंड होना चाहिए? लॉजिक क्या कहता है? कम। कम, लेकिन उल्टा होता है। देखो क्या लिखा है, डिक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी। मतलब अच्छा, अब जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन से, जो भी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है उससे लूजली बाइंड होगा, टाइटली बाइंड नहीं होगा। इसका मतलब इसकी बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी। हमें तो लग रहा है बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए तब सेंस बना रहा है, लेकिन हमारी बॉडी क्या कर रही है? उल्टा, ऑल्टीट्यूड सिकनेस को कम करने के लिए बाइंडिंग एफिनिटी को कम कर रही है। क्यों? इसके पीछे रीजन है, ये ध्यान से समझना। ये दोनों तो समझ आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पॉइंट ध्यान से समझना। डिक्रीजिंग हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी क्यों? अब जो हीमोग्लोबिन है ना, मान लो कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है एंड दिस इज, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है एंड दिस इज हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन है और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब पहले क्या होता था? पहले क्या होता था कि ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन को टाइटली बाउंड करता था, लंग्स से उठा के लाता था और टिश्यूज में छोड़ देता था। यही फंक्शन है ना हीमोग्लोबिन का, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो अब क्या कर रहा है? लंग्स में उठा तो रहा है लेकिन टाइटली बाउंड नहीं कर रहा है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं डिक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी। अब बाइंडिंग की एफिनिटी अब लूजली बाइंड किया है बस, पहले ठीक है, अब लूजली बाइंड किया है, यानी कि जैसे ही ये टिश्यूज तक जाएगा तुरंत छोड़ देगा। समझ आया? अब अगर टाइटली बाइंड करके रखता, मान लो बहुत टाइटली बाइंड करके रखता, टाइटली बाइंड करता इसकी बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज्यादा होती, टिश्यू पहुंचने के बाद अब टाइटली बाइंड किया है तो इसको छोड़ने में थोड़ा सा वक्त लगता। अब थोड़ा सा ये जो टाइम जाएगा उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी बॉडी में, ऑलरेडी ऑक्सीजन की शॉर्टेज है बॉडी में, तो अब हीमोग्लोबिन ही बहुत ज्यादा टाइट पकड़ के रखेगा। हम बोलेंगे ना भाई लूज पकड़, जल्दी से जल्दी छोड़, जल्दी से जल्दी इस हीमोग्लोबिन को किधर दे? टिश्यू में। इसीलिए वो लूजली बाइंड कर रहा है, इसीलिए बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज हो रही है। बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज हो रही है हीमोग्लोबिन की ऑन रीचिंग अप टू द हाइट और द हाई ऑल्टीट्यूड, बिकॉज इट कैन इजीली लूज अप द ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज। समझ आया कि नहीं आया? इतनी कहानी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा अडेप्टेशन, हमने पढ़ा ऑल्टीट्यूड सिकनेस। नाउ वी आर मूविंग टू द पॉपुलेशन। देखो अभी तक जितना भी आप लोगों को चैप्टर मैंने पढ़ाया, ठीक है, वो सब बकवास था, ठीक है, उसका कोई सेंस नहीं है। मतलब सेंस नहीं है का मतलब वो बता दिया मैंने, बट इट इज डिलीटेड पोर्शन। ये तो पता होगा ना तुमको, अभी तक जितना भी चैप्टर आपने पढ़ा वो क्या था? डिलीटेड था, डिलीट कर दिया है एनटीए ने। अब जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, यहाँ से एक्चुअल आपका चैप्टर शुरू होता है। समझ आया? यहाँ मतलब उसने यही क्या ना, आधा शुरुआत का चैप्टर डिलीट हो गया है, बस पॉपुलेशन वाला आ रहा है। तो इसको तो वो समझ आ गया होगा, वो वाला पोर्शन तो वो समझ आ गया है। ये वाले पे तो और ज्यादा ध्यान देना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, इस साल बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है? समझ आया?
कि भाई थोड़ा सा ही चैप्टर बच गया, अब उसमें से भी क्वेश्चन ना दे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो इसमें से क्वेश्चन, अब जो सेक्शन आएगा उसमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। जैसे पॉपुलेशन क्या होता है, हम पहले बात कर चुके हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ सिमिलर और सेम काइंड ऑफ स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉपुलेशन बोल देते हैं। समझ आया। जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेम ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं और शेयर करते हैं या कंपीट करते हैं सिमिलर रिसोर्सेज को और पोटेंशियली इंटरब्रीड भी करते हैं। मतलब समझ आया पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या बोला, एक तरह के और ग्रुप, एक सिंपल सी डेफिनेशन अभी तक हमने यही पढ़ी थी, दिस इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यही तो पढ़ा था ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को पॉपुलेशन बोलते हैं। लेकिन एक दो बातें और है, ये ऑर्गेनिजम्स एक ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मान लो कि ज्योग्राफिकल एरिया किसी फॉरेस्ट में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, मान लो किसी फॉरेस्ट में रह रहे हैं, शेयर करते हैं और कंपीट करते हैं सिमिलर काइंड ऑफ रिसोर्स के लिए। अगर एक जंगल की बात कर रहे हैं, उस जंगल में सिमिलर टाइप ऑफ डियर्स रहते हैं, डियर्स मतलब हिरन रहते हैं, तो वो शेयर करते हैं वहीं का, जो शेयर भी करते हैं और कंपीट भी करते हैं, ठीक है, सिमिलर रिसोर्स को, और पोटेंशियली क्या आपस में इंटरब्रीड और रिप्रोडक्शन भी करेंगे क्या, हाँ, उसी को हम पॉपुलेशन बोलते हैं। समझ आया। तो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट शेयर, तीसरा पॉइंट कंपीट, चौथा पॉइंट इंटरब्रीड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। पॉपुलेशन के मायने, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट मतलब कुछ मायने हैं, कुछ स्केल्स हैं जो पॉपुलेशन को डिसाइड करता है, जिसको पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बर्थ रेट, जैसे फॉर एग्जांपल बर्थ रेट की जहां तक बात है कि भाई कितने कितने पर्टिकुलर हजार पॉपुलेशन में कितने बच्चों का, नए बच्चों का जन्म हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ रेट। 1000 इंडिविजुअल में, मतलब 1000 पॉपुलेशन में कितने, एक साल में कितने नए बच्चों का जन्म हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ रेट। अब अगर बर्थ रेट मतलब 1000 में से बहुत ज्यादा ही है तो बोल रहे हैं अच्छा बर्थ रेट है, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, कम है तो बोल रहे हैं बर्थ रेट कम है। यही तो डिसाइड करेगा ना पॉपुलेशन। अच्छा, कभी भी ये याद रखना, किसी भी इंडिविजुअल का बर्थ होता है, इंडिविजुअल का क्या होता है, बर्थ होता है, किसी पॉपुलेशन का बर्थ रेट होता है। इंडिविजुअल की डेथ होती है, कोई भी इंसान मरता है उसकी डेथ होती है, लेकिन किसी पॉपुलेशन की डेथ नहीं होती है, पॉपुलेशन का डेथ रेट होता है। किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स होता है, जेंडर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन किसी पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो होता है, कि डेथ रेट भी वही हुआ, कितने हजार पॉपुलेशन में कितने एक साल में मर गए उसमें से, तो उसको डेथ रेट बोल रहे हैं। बर्थ रेट भी वही है, कितने पैदा हो गए हजार में से। सेक्स रेशियो क्या होता है, 1000 मेल में से कितनी फीमेल्स हैं, 1000 मेल के कंपैरिजन में एक किसी पॉपुलेशन में कितनी फीमेल हैं, उसको आप सेक्स रेशियो बोलते हो। जैसे केरला वगैरह साइड में तो 990 और 900 तक भी पहुंच जाता है, हरियाणा साइड में ये 500 तक भी चला जाता है। समझ आया, ठीक है। दैट इज व्हाई देयर इज क्राइसिस ऑफ फीमेल, है ना। किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए, किसी भी सोसाइटी को सुचारू रूप से कंटिन्यू करने के लिए दोनों जेंडर्स का होना इक्वली, दोनों ही इक्वली ही चलाते हैं ना किसी भी सोसाइटी को, तो दोनों का ही होना इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा है या नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ मेल होंगे किसी भी सोसाइटी में, या फिर किसी सोसाइटी में अगर सिर्फ फीमेल्स होंगी, दैट विल डिसबैलेंस द इक्विलिब्रियम ऑफ द सोसाइटी। यही है ना, दैट विल डिसबैलेंस द इक्विलिब्रियम ऑफ द सोसाइटी। दोनों ही जरूरी हैं। कई, जैसे फॉर एग्जांपल कई कंट्रीज, शायद मैं पता नहीं नॉर्थ कोरिया या कौन सी सिटी देखा था पता नहीं, उसमें बोलते हैं कि फीमेल रेशियो बहुत ज्यादा है। दैट इज ऑल्सो अलार्मिंग थिंग, वो भी नहीं होना चाहिए। फिर एज का डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, पीएम मोदी आते हैं, ठीक है, और पीएम मोदी आते हैं और अपने भाषण में वो हमेशा बार बार ये बात रिपीट करते हैं कि मित्रों, हमारे देश का 70% जो आबादी है, पॉपुलेशन जो है वो क्या है, युवा। ऐसा बोलते हैं ना।
एंड वो डेटा सही भी है कि हमारे देश का 70% जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, वो युवा है, यूथ पॉपुलेशन है। लेकिन इसका दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ द कॉइन। समझ आया? ये जो बात है ना, ये वन साइड ऑफ द कॉइन है। अगर हमारे देश का 70% जो पॉपुलेशन है, 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यूथ, दैट इज गुड थिंग फॉर टुडे। आज इसका ये कहने का मतलब है कि अगर 70% हमारे पॉपुलेशन का यूथ है तो इकोनॉमिकली इट इज गुड फॉर द कंट्री, है ना। इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है वो अगेन यंग पॉपुलेशन इज एसेट टू द कंट्री और द इकोनॉमी। एसेट और लायबिलिटी समझते हैं, है ना। वो कुछ ना कुछ काम करके देगी, कुछ पैसा कमा के देगी, इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं वो तो लायबिलिटीज़ होते हैं, या जो बहुत ज़्यादा एजिड होते हैं, रिटायरमेंट के बाद वाले, वो क्या होता है? वो लायबिलिटीज़ होते हैं, वो इकोनॉमी में ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट करते नहीं हैं। तो किसी भी पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए उसका किस पॉपुलेशन का होना ज़्यादा ज़रूरी होता है? यूथ का, है ना, क्योंकि वही इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेगी और वो इंडिया में है भी, दैट इज गुड थिंग, है ना। 70% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज यूथ, यही बोलते हैं पीएम मोदी। लेकिन दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ द कॉइन। सेकंड साइड ऑफ कॉइन इज, अगर आज की डेट में 70% ऑफ पॉपुलेशन इज यूथ, तो आगे आने वाले 30 साल बाद यही 70% ऑफ यूथ क्या होगी? ओल्ड। यही होगा ना। तो हमें उस चीज के लिए रेडी होना पड़ेगा, है ना। अगर सोचो तब क्या हालत होगी। यही 70% पॉपुलेशन जो आज एसेट है, 30 साल बाद, 40 साल बाद वो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा ना। तो उस समय पर क्या इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी? नहीं। तो इसीलिए किसी भी ये मैं पढ़ूंगा आगे, एज पिरामिड्स जो हैं, कि किसी भी पॉपुलेशन को चलाने के लिए ऐसे 3 पिरामिड्स होते हैं, जहां पर जरूरी है कि बच्चे भी बहुत ज्यादा हों। क्योंकि आज की डेट में अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो वही तो आगे जाके यूथ बनेंगे ना। समझ आया कि नहीं आया? ये कहना चाह रहे हैं। बच्चे वैसे बोलते हैं नहीं, बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं, है ना। तुम लोग भविष्य हो इस देश का। सीरियस हो जाओ थोड़ा। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स: बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये समझ आया एज डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसी भी पॉपुलेशन में कितना परसेंट यूथ है, कितना, मतलब 3 बेसिक में डिवाइड करते हो आप। वही एज डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ ले जा सकते हो। यही है, यही टॉपिक आपका एज डिस्ट्रीब्यूशन का है। इसी को देख लेते हैं। जैसे ये देखो, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब बच्चे हो गए, रिप्रोडक्टिव मतलब यूथ हो गया, ठीक है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब बुढ़ाऊ पार्टी, ठीक है। एक्सपैंडिंग, कभी कभी भूल जाता हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है। एक्सपैंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। एक्सपैंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। एक्सपैंडिंग पिरामिड किसको बोलते हैं? एक्सपैंडिंग पिरामिड उसको बोलते हैं जिसमें बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा हो, और बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा हो, उससे कम किसकी है? रिप्रोडक्टिव, यूथ की, और सबसे कम किसकी है? वो पॉपुलेशन एक्सपैंडिंग होती है। इंडिया की नहीं है ये, ठीक है। इंडिया की ये वाली है, स्टेबल वाली, जिसमें क्या देख रहे हो? बच्चे भी उतने हैं, यूथ भी उतने हैं, यूथ ज्यादा हो रहे हैं बल्कि, ठीक है। तो बच्चे और यूथ ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो ये स्टेबल पॉपुलेशन बोलते हैं इसको। डिक्लाइनिंग तो और भी गड़बड़ी। जापान अपान में लोग ऐसे हैं, मतलब बच्चे कम हैं, यूथ ज्यादा हैं, ठीक है, और बुढ़े कम हैं, मतलब वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव, समझ आया? तो ये क्या बोल रहा है? पिरामिड, बेल। इस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग? पिरामिड शेप। इसको बोलते हैं बेल। बेल जैसा दिख रहा है ना ये, थोड़ा सा अगर देखो, ये है अर्न। अर्न क्या होता है? अर्न कैसे समझाएं? ओखली पता है तुमको? अरे जिससे मसाला वगैरह कूटते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कुलबत्ता। क्या? जो भी है, ओखली जो है उसको अर्न बोलते हैं। ये उस तरह का कुछ शेप है, समझ गए? उस तरह का कुछ शेप है जिससे मसाला वगैरह पीसते हैं ना, गरम मसाला, ठीक है। तो वो है आपका क्या? वो है अर्न। ये 3 शेप का एज पिरामिड्स होते हैं। आया? क्लियर हुआ? तो अभी तक हमने क्या बोला कि पॉपुलेशन होता क्या है? हमने क्या बात की?
कि पॉपुलेशन होता क्या है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल लिविंग इन द सेम ज्योग्राफिकल एरिया, दे शेयर और compete फॉर सिमिलर रिसोर्स और पोटेंशियली जो पोटेंशियल होते हैं वो इंटरप्रेट करेंगे, है ना। फिर बोला किसी भी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में क्या क्या चीजें होती हैं, बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है, सेक्स रेशियो होता है और एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एज पिरामिड्स होते हैं। अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, बात नहीं, अरे किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी, किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, जनसंख्या घनत्व। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक पॉपुलेशन है, इस तरह से एक डायग्राम बनाया, ठीक है, आप क्या बोलोगे किधर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, राइट साइड, यानी कि इस साइड वाले में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा दिख रही है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका नंबर से भी बहुत लेना देना है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया, एरिया के हिसाब से भी, है ना। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि एरिया का भी तो लेना देना है ना, अगर मैं बोलूं यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है लेकिन मैं बात कर रहा हूं पूरे इस बोर्ड की, तो एरिया बढ़ गया, तो क्या पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा है इस पूरे बोर्ड के हिसाब से एरिया अगर मैं लेकर चलूं तो नहीं। समझ आया, इस एरिया में इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। समझ आया कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन, क्या बोला, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है पर यूनिट एरिया में, एक यूनिट एरिया में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे ये मेजर करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने का तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं, टाइगर जो जंगली जानवर होते हैं उनको तो काउंट करना काफी मुश्किल बात है ना, तो उनके पग मार्क्स को भी हम लोग, ये बहुत तगड़ी साइंस है, ये लाइफ साइंस वगैरह में जो जाते हैं लोग, जोलॉजी वगैरह करते हैं, उनको ये सब बताया जाता है। फॉरेस्ट ऑफिसर एक जॉब होती है ना, उनको सब सिखाया जाता है भाई, उनको बताया जाता है कि ये जो पग मार्क्स हैं, पग मार्क्स मतलब पैर के निशान ना, जो पैर के निशान है ये शेर के हैं, टाइगर के हैं, ठीक है, या हाथी के हैं, भालू के हैं, उनको पता रहता है। और पग मार्क्स से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, जैसे पग मार्क्स से आपको ये पता चलेगा कि कितने समय पहले वो यहाँ से गुजरा है। पग मार्क्स, इवन पग मार्क्स से ये पता चल जाते हैं जो शेर गया है वो मेल है या फीमेल है, ये भी पता चलता है पग मार्क्स से, ठीक है। इवन दे गो फॉर द फीकल पैलेट्स, तो पग मार्क्स काउंट करके आप पॉपुलेशन ऑफ टाइगर किसी भी फॉरेस्ट की बताते हैं। या फिर और क्या काउंट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए, फीकल पैलेट्स, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द, वेस्ट प्रोडक्ट जो है, फीकल पैलेट समझे, वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट जो वो सिक्रीट आउट करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं, उनका एक्सक्रीटा जो है उसको देखकर आप बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी एज का भी पता लगाया जा सकता है, ठीक है, उसकी एज का, और पग मार्क्स से भी एज का पता लग जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं पता लगेगा, छोटे होंगे ना उसके, जो छोटे बिल्ली जैसे ही तो होते हैं वो शुरुआत में, तो एज का पता चल जाएगा। फैमिली, अच्छा ये पग मार्क्स से आपको ये पता चलेगा कि कहीं अकेला शेर गया है या उसकी पूरी फैमिली गई है, बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, है ना, ठीक है। एज पता चलेगा, उसकी हेल्थ, फीकल पैलेट से उसकी हेल्थ का पता चलेगा, है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी, ये समझ आया, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी फ्लक्चुएट होती रहती है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। और पॉपुलेशन डेंसिटी को फ्लक्चुएट कौन करता है, पॉपुलेशन डेंसिटी फ्लक्चुएट होती है बाय, जैसे 4 फैक्टर्स की वजह से, किसकी वजह से, 4 फैक्टर्स की वजह से, नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। ध्यान से समझना, नेटैलिटी का मतलब होता है किसी भी पॉपुलेशन में, जैसे मान लो कि ये एक पॉपुलेशन है, ये एक एरिया है, यहाँ पर किसी का बर्थ होता है, तो बर्थ होना किसी भी पॉपुलेशन में उसको आप बोलते हो नेटैलिटी। तो इसको कैसे शो करते हैं आप, बी साइन से, कैसे शो करते हैं इसको, बी फॉर बर्थ, समझ आया, बी फॉर बर्थ। तो अगर कभी भी किसी भी पॉपुलेशन में किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा, किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा, तो पॉपुलेशन डेंसिटी में कुछ ऐड होगा या माइनस होगा, बर्थ होगा तो ऐड ही होगा ना, तो इसीलिए नेटैलिटी जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है। अगर किसी की डेथ होगी, मान लो डेथ हो गई,
किसी की डेथ हो गई तो इसको डी से साइन करते हैं, मोर्टेलिटी को डेथ। तो अगर डेथ हो गई तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी में माइनस इफेक्ट शो करेगा या पॉजिटिव? माइनस, मर गया ना, पॉपुलेशन डेंसिटी में कुछ कम होगा। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब होता है बाहर से, इमिग्रेशन का मतलब तो समझते हो ना, बाहर से पॉपुलेशन में कोई आ गया, ठीक है, विदेश से आ गया मान लो, तो बाहर से पॉपुलेशन में कोई आता है उसको इमिग्रेशन बोलते हैं। तो इमिग्रेशन अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ये उससे पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा या पॉपुलेशन, एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में, या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि कुछ ऐड ही हुआ है ना। और एमिग्रेशन मतलब जा रहा है उस पॉपुलेशन से, बाहर जा रहा है कुछ। तो अगर बाहर जा रहा है एमिग्रेशन, बाहर जा रहा है एमिग्रेशन, तो पॉजिटिव इफेक्ट शो होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि जा रहा है ना। समझ आया किस तरह से? तो इसी हिसाब से हमने पॉपुलेशन डेंसिटी का एक फॉर्मूला बना दिया। दिस इज द वेरी क्लासिक फॉर्मूला, ग्रेट फॉर्मूला, ठीक है, टू डिटरमाइन व्हाट? पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये n+1, n+1 मतलब n का क्या मतलब है यहाँ पर? n इज पॉपुलेशन डेंसिटी। n क्या है यहाँ पर? पॉपुलेशन डेंसिटी। t क्या है यहाँ पर? टाइम। t क्या है यहाँ पर? टाइम। एक साल से ज्यादा के टाइम का काउंट कर रहे हैं हम, तो उसमें NT+, जो जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लो, B+I। प्लस वाले कौन से हैं तुम्हारे? बर्थ और इमिग्रेशन। उससे माइनस कर दो किसको? जो माइनस वाले हैं, जिनका माइनस इंपैक्ट है, जैसे डेथ और इमिग्रेशन। तो आपका टोटल क्या आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम T+1। अगर मान लो बर्थ और इमिग्रेशन, अगर मान लो कि बर्थ और इमिग्रेशन B+I, अगर बर्थ और इमिग्रेशन दैट इज B+I अगर ज्यादा है, इज ग्रेटर देन डेथ प्लस एमिग्रेशन, अगर B+I इज ग्रेटर देन डेथ प्लस एमिग्रेशन, तो क्या बोलोगे? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। इसका मतलब ये है कि बर्थ ज्यादा हो रहा है और बाहर से ज्यादा आ रहे हैं एज कंपेयर टू डेथ और एमिग्रेशन। तो इसका मतलब क्या है? कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। अच्छा, मैं बोलूं कि किसी पॉपुलेशन में डेथ ज्यादा हो रही है और बाहर ज्यादा लोग जा रहे हैं एज कंपेयर टू बर्थ और इमिग्रेशन, तो फिर पॉपुलेशन क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी। समझ आया कि नहीं आया? एज पिरामिड हम बता ही चुके हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द ग्रोथ मॉडल्स। अब हम किसकी बात करते हैं? ग्रोथ मॉडल्स की बात करते हैं। दो तरह का ग्रोथ मॉडल होता है, ध्यान से सुनना। दो तरह का ग्रोथ मॉडल देखने को मिलता है, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तब हम बात करते हैं जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते हैं। मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मे बी बट मे बी नॉट। कैसे? जैसे मान लो, क्या कभी इस तरह से अगर हम सोचे, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी भी पॉपुलेशन में कभी भी ऐसा हो सकता है कि किसी भी पॉपुलेशन, किसी भी एरिया में, किसी भी इकोसिस्टम में रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो सकता है? ये फाइनाइट होंगे ना, कुछ तो होगा। लेकिन ऐसा अगर मैं सोचूं, अनलिमिटेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, ऐसे लॉजिकली तो नहीं लग रहा है, लेकिन इनिशियल फेज में हो भी सकता है। मैं बताता हूं कैसे। अगर पॉपुलेशन कम हो तो, अगर इस बारे में सोचे तो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि इस पूरे महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है, ये महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है, इस पूरे महाराष्ट्र बड़े जितना स्टेट में, ठीक है, 10 पॉपुलेशन रहती, एक ही फैमिली रहती है, बस एक ही फैमिली रहती है, 10 लोग रहते हैं बस, ठीक है। 100 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं अगर, या 100 लोग भी रहते हैं, इस पूरे महाराष्ट्र जितने बड़े एरिया में बोल रहा हूं मैं, तो क्या उन 100 लोगों के लिए ये महाराष्ट्र जितना बड़ा जो इकोसिस्टम है, ये लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड हो गया ना, अगर पॉपुलेशन कम होती है तो। समझ आया? उस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआत में ध्यान से सुनो, इसमें रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती हैं, और मैं हमेशा आपको वो बात बोलता हूँ कि व्हेनेवर कंडीशंस आर फेवरेबल वी गो फॉर रिप्रोडक्शन, है ना। जब भी संभावनाएं अनुकूल होती हैं, जब भी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो हम चुनते हैं जीवन को। तो बोल रहा है कि जे शेप्ड कर्व,
जे शेप्ड कर्व आएगा, जे शेप्ड कर्व देखने को मिलेगा आपको। हम सब अपनी लाइफ में जे शेप्ड कर्व चाहते हैं, समझ आया? हम सब अपनी लाइफ में कैसा कर्व चाहते हैं? जे शेप्ड कर्व, स्टार्टेड विद द स्लो ग्रोथ, देन समझ आया? यही तो चाहते हैं ना हम सब अपनी लाइफ में चाहते हैं जे शेप्ड कर्व लाना। कोई भी सिग्मॉइड थोड़ी चाहता है इस ये वाला जो कर्व है, ये दिखने में जे दिख रहा है, इसको जे शेप्ड कर्व बोलते हैं। बट एक्चुअली में हमारी लाइफ किस पर काम करती है? लॉजिक्स पर काम करती है, या वैसे भी फिलॉसफी भी देखो आप और यहाँ भी देखो तो हमारी लाइफ जो है वो लॉजिस्टिक पर काम करती है। हमारा कर्व जो है वो जनरली क्या रहता है? लाइफ का कर्व जो होता है वो एक ना एक टाइम पर तो हम सब क्या होगा, वो आ जाएंगे ना, स्टेशनरी पोजीशन पर आ जाएंगे। शुरुआत में स्लो ग्रोथ होती है हमारी, बीच में पीक पीरियड रहता है हमारा जिसमें फास्ट ग्रोथ करते हैं हम, और फिर एक फेज आ जाता है वेयर वी गो स्टेशनरी। स्टेशनरी फेज बोलते हैं उसको, है ना, स्टेशनरी फेज। उस स्टेशनरी फेज में ना ग्रोथ हो रही होती है ना डिक्लाइन हो रहा होता है, रिटायरमेंट फेज फॉर एग्जांपल, है ना, तो उसको बोलते हैं। तो ये दो तरह का ग्रोथ मॉडल्स बताया गया है, एक है जिसमें रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, एक जिसमें रिसोर्सेज लिमिटेड है। एक जिसमें जे शेप्ड कर्व आ रहा है और दूसरे में सिग्मॉइड कर्व आ रहा है। एक का फॉर्मूला ये है dn/dt इक्वल टू Rn। R क्या है? R का फॉर्मूला है b माइनस डी। R का क्या फॉर्मूला है? b माइनस डी। इसी b माइनस डी से कई तरह की इंप्लीकेशंस निकाल सकते हो आप, जैसे इसी b माइनस डी से कई तरह की इंप्लीकेशंस निकाल सकते हो आप, जैसे कि ये है बर्थ, ये है डेथ। R का फॉर्मूला क्या हो गया? इसका मतलब R इज इक्वल टू b माइनस डी। किसी भी पॉपुलेशन में इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन अगर मैं लेकर चलूं किसी पॉपुलेशन में, इफ R इज ग्रेटर देन जीरो, R इज ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है? यार इतना तो फिजिक्स पढ़ते रहते हो तुम लोग, छोटी सी इक्वेशन बता दो जल्दी, क्या बोला है? R इज ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है? बर्थ किसी पॉपुलेशन में ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू डेथ, तभी तो R इक्वल टू ग्रेटर, R इज ग्रेटर देन जीरो। और इसका क्या मतलब है? बर्थ ज्यादा हो रही है तो मतलब पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, यही तो मतलब हुआ। दूसरी बात, अगर मैं बोलूं R इज इक्वल टू जीरो, मतलब जितना बर्थ हो रहा है उतना ही डेथ हो रहा है, तो स्टेबल पॉपुलेशन है। और अगर मैं बोलूं कि थर्ड, R इज लेस देन जीरो, नेगेटिव में ही आ रहा है R, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पॉपुलेशन क्या हो रही है? एक्सटिंक्ट हो रही है। पॉपुलेशन क्या हो रही है? एक्सटिंक्ट हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। तो ये बातें बताता है ये, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इसी फॉर्मूले को ध्यान से सुनो, इसी फॉर्मूले को dn/dt इज इक्वल टू Rn को ही अगर आप क्या करो, dn/dt इज इक्वल टू Rn को ही अगर आप इंटीग्रेट कर दो ऑन बोथ साइड, अब करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन होती है पूरी, ठीक है, अपने को क्या लेना देना उससे, ठीक है। अगर आप इंटीग्रेट करो डायरेक्ट तो आंसर ये आ जाएगा, खत्म। कैसे होता है, क्या होता है, वो सब मैथ्स वाला, ठीक है। नो कैरिंग कैपेसिटी, कोई कैरिंग कैपेसिटी, बस ये दो इक्वेशन याद रखना। फिर क्या बोला? dn/dt इज इक्वल टू Rn। यहां पे एक चीज आती है जिसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। के इज द कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि हम फाइनाइट और लिमिटेड रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर फाइनाइट और लिमिटेड रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज की जब मैं बात करूं तो एक टाइम के आने के बाद ये कहना चाहता है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में कि हर इकोसिस्टम का अपना एक कैरिंग कैपेसिटी होता है। इस पूरे इकोसिस्टम का चाहे कितना भी बड़ा एरिया आप ले लो, हर एरिया का अपना एक फाइनाइट नंबर ऑफ, जैसे मैं बोलूं कि भाई आप बोलो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन वो पैसा भी तो कैरिंग कैपेसिटी होगा ना, कि इतने लोगों को आप खाना खिला सकते हो, इतने लोगों को खाना खिला सकते हो, कोई ना कोई कैरिंग कैपेसिटी तो होगा। इसी तरह से हर इकोसिस्टम का अपना क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी होता है, कि वो इतने ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट कर सकता है। कोई भी इकोसिस्टम कितने ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट कर सकता है, वो उसका कैरिंग कैपेसिटी होता है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। और कैरिंग कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ में दिखेगा, जहां पर कर्व कैसा जा रहा है? सिग्मॉइड कर्व ऐसा बोलते हैं, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? आज हमने क्या क्या बात की? सबसे पहले हमने बात की अडेप्टेशन इन हार्श कंडीशन। प्लांट्स कैसे अडेप्ट करेंगे, कंगारू रैट कैसे अडेप्ट करेगा, एक्वेटिक मैमल कैसे अडेप्ट करेगा, लिजार्ड कैसे अडेप्ट करेगा, ऑल्टीट्यूड सिकनेस में हम कैसे अडेप्ट करेंगे ह्यूमन, बाय इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट और डिक्रीजिंग हीमोग्लोबिन बाइंडिंग अफिनिटी। पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल शेयरिंग सेम ज्योग्राफिकल एरिया, रिसोर्स
ठीक है, और compete for the similar resources and potentially interbreed also. Population attribute 4 है, birth rate, death rate, sex ratio और age distribution. 3 तरह का एज डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा, एक्सपैंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग. एक्सपैंडिंग को ये पिरामिडल बोलते हो कर्व, इसको बोलते हैं बेल और इसको बोलते हैं अर्न. पॉपुलेशन डेंसिटी के 4 फ्लक्चुएशन हैं, फैक्टर्स हैं, नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन. फिर फॉर्मूला पॉपुलेशन डेंसिटी का, और फिर हमने 2 ग्रोथ मॉडल पढ़े, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. समझ आया? और इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नोट करो. इस तरह से कथा समाप्त. सही है, करो नोट. हो गया कंप्लीट नोट. चलो छुट्टी.